नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था, भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास पासेक्स 2020 शुरू करने वाला है? बांग्लादेश, म्यांमार, रूस या फिर अमेरिका? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रूस। विश्लेषण के तौर पर देखते हैं कि भारत और रूस ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास पासेक्स 2020 की योजना बनाई है। गौरतलब है कि इससे पहले भारत और रूस के बीच इंद्र नेवी 2020 नामक एक्सरसाइज का आयोजन रूस के व्लादिवोस्तोक में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। अब रूस और भारत बंगाल की खाड़ी में नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली अभ्यास के रूप में पासेक्स 2020 का आयोजन करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है रूस। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII किसके साथ मिलकर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस पहल की शुरुआत करने जा रहा है? इसरो, नीति आयोग, DRDO या फिर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। विश्लेषण की बात करते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ मिलकर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस पहल की शुरुआत करने जा रहा है। फ्यूचर बिजनेस ग्रुप यानी FBG CII द्वारा एक पहल है जो नए व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। यह समूह नए विकास खंडों की पहचान करेगा और ऐसे व्यवसायों के विकास पर ध्यान देने के साथ उनकी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी स्थापित करेगा। भारत में नए व्यवसायों में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए फ्यूचर बिजनेस ग्रुप का गठन किया गया है। CII एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी उद्योग प्रबंधित संगठन है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग 9100 सदस्य हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से N95 मास्क के परिशोधन यानी डिकॉन्टेमिनेशन के लिए चक्र DCOV बनाया गया है? IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, DRDO या फिर ICMR? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी IIT दिल्ली। दरअसल IIT दिल्ली के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने चक्र DCOV लॉन्च किया है। यह एक डिकॉन्टेमिनेशन उपकरण है जो N95 मास्क को डिकॉन्टेमिनेट करता है। इसे एक इनोवेटिव परिशोधन तंत्र के साथ बनाया गया है। यह तंत्र N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च भेद्यता यानी हाई पेनेट्रेबिलिटी का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोविड-19 के बैक्टीरिया को निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके बाद N95 मास्क की फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी पर बिना किसी प्रभाव के इसे 10 बार तक फिर से उपयोग में लाया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है? पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद की स्थापना की है। यह जम्मू और कश्मीर की जैव विविधता का डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी GAD द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जैव विविधता परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से कार्य करेगी। अब प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका समिति में एक पीपुल्स जैव विविधता रजिस्टर को बनाए रखने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी संरचना की बात करें तो जैव विविधता परिषद में 10 सदस्य शामिल होंगे। इसमें 5 पदेन सदस्य और 5 गैर आधिकारिक सदस्य शामिल होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, नागालैंड या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी असम। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। नए परिवर्धन के साथ पार्क का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 914 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे का निवास स्थान है। वर्ष 1985 में
पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। बाघों की बढ़ती आबादी के कारण 2006 में काजीरंगा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बाढ़ के कारण काजीरंगा उद्यान में कई जानवरों की मौत के चलते यह चर्चा में था। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है असम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालयों के लिए ग्रीन नजेस कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए UNEP, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी IMF या फिर ऑप्शन डी WHO। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी UNEP। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप ने विश्वविद्यालयों के लिए ग्रीन नजेस कार्यक्रम शुरू किया है। यूनेप ने नज सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और ग्रीन जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे मानवीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए और उन्हें कैसे बदला जाए। पुस्तक में सुझाए गए कुछ उदाहरणों में शामिल हैं पौधे आधारित व्यंजनों के लिए आकर्षक नाम का उपयोग करना, साइकिल की पार्किंग को आसान बनाकर साइकिल के प्रति प्रोत्साहित करना, मीटिंग्स या समारोह से बचे हुए भोजन को साझा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़ती उम्र के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता में सामान्यतः किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है? यह घट जाती है, यह बढ़ जाती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है यह घट जाती है। आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हो जाता है। संशोधक चश्मों यानी करेक्टिव आई ग्लासेस के बिना उन्हें पास की वस्तुओं के आराम से ठीक से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेस बायोपिया कहते हैं। यह पक्षमाभी पेशियों यानी सिलियरी मसल्स के धीरे धीरे दुर्बल होने और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट और दूरदृष्टि दोष दोनों ही प्रकार के दोष देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के लिए प्रायः द्विफोकसी लेंसों यानी बाइफोकल लेंस की जरूरत होती है। मौजूदा वक्त में कॉन्टैक्ट लेंस या सर्जरी के जरिए किसी भी तरह के दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस तरह के व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका व्यक्ति, एड्स, हेपेटाइटिस, हैजा से संक्रमित व्यक्ति, चश्मा पहनने वाला व्यक्ति या फिर मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एड्स, हेपेटाइटिस, हैजा से संक्रमित व्यक्ति। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाला या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। मधुमेह या उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमा का रोगी और वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते जो एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, रेबीज, एक्यूट ल्यूकेमिया, टेटनस, हैजा, मेनिंजाइटिस या इंसेफेलाइटिस से पीड़ित हैं या इन रोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। नेत्रदान के लिए मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण संभव है? जरा दूरदृष्टिता यानी प्रेस बायोपिया, समंजन क्षमता यानी एकोमोडेशन कैपेसिटी, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, पुतली, परितारिका या फिर दृष्टिपटल? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी दृष्टिपटल। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है।
इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है। जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आज के सेशन का अंतिम सवाल, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए वस्तु नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हिशेम मेचीची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ट्यूनीशिया, मालदीव, ताइवान या फिर थाईलैंड? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।